हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं, या मैं बोलूं गणित की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि ये चैनल ही बनाया गया है मैथ्स की दुनिया को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि आपके मैथ्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको मैथ्स में टॉप कराने के लिए। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों या बच्चों कि अगर आपको मैथ्स से डर लगता है और मैथ्स के डर को भगाना चाहते हैं, मैथ्स की दुनिया में राज करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों सिर्फ एक काम करना है, मैं आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की बटन में ऑल को प्रेस कर लेना है। ओके दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैं बता दूं बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 8वीं का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर आखिरी है वो है 17 चैप्टर, और 17 चैप्टर का नाम है वृत्त, जीवा एवं चाप, जिसे बोला जाता है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। ये चैप्टर को हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और हमने 17.1 एक्सरसाइज को क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। और वृत्त के जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती है, महत्वपूर्ण गुणधर्म जो होते हैं, उन गुणधर्मों पे भी हमने नजर डाला था, और आपको मैंने डिटेल में उस गुणधर्मों को क्या किया था, समझाया था। तो अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आपको एक्सरसाइज 17.2 को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और 17.2 जो एक्सरसाइज है वह चापों पर आधारित सवाल है, यानी कि चाप और जीवा में क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय कोण और जीवा में क्या संबंध होता है, या केंद्रीय कोण संगत चाप का क्या संबंध होता है, इन संबंधों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण वृत्त के कुछ और महत्वपूर्ण गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए सबसे पहला गुणधर्म आपको बच्चों आज ध्यान देना है कि यदि एक ही वृत्त के चापों के माप समान हो तो उन्हें सर्वांगसम चाप कहते हैं। ये तो बात आपने पढ़ा है, सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब होता है जिसके सभी अंग हो समान। अगर चापों के माप अगर समान है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सर्वांगसम चाप ही कहा जाएगा। मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पे वृत्त बनाता हूं, और इस वृत्त में मैंने बताया कि यहां पर ए से बी तक एक चाप है, ACB। और मैं अगर बोलूं इस चाप का माप है 60 अंश, और एक चाप यहां पे मेरा है DPQ, और ये चाप का माप भी क्या है, 60 अंश है। तो चापों के माप अगर समान है तो ये दोनों चाप क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। यानी चाप ACB सर्वांगसम कहलाएगा DPQ के। यानी कि अगर चापों के माप समान होते हैं तो बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वांगसम चाप कहा जाता है। ये बात एकदम ध्यान में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल डरना नहीं और वीडियो छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि गणित आपको सीखना है, और गणित सीखने के लिए तो वीडियो से तो जुड़े रहना पड़ेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वांगसम चापों द्वारा निर्मित जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर चाप क्या है, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि सर्वांगसम हुए, तो इससे जो जीवा यहाँ DQ बन रही है, जीवा जो DQ बन रही है, और यहाँ जो जीवा AB बन रही है, ये दोनों जीवाएं भी क्या हो जाएंगी, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगी। यानी कि कथन ये कह रहा है कि अगर चाप के माप समान है, अगर चापों के माप समान है, या चाप क्या है, सर्वांगसम है, तो उन चापों द्वारा जो जीवा बनेगी, जैसे चाप ACB द्वारा जीवा कौन सी बन रही है, AB, ये जीवा AB, और ये जो जीवा DQ है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इस चीज को याद रखना, चाप बराबर तो उनके द्वारा निर्मित जीवा भी क्या होगी, बराबर होगी, सर्वांगसम होगी। चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। यदि जीवाएं सर्वांगसम हो, यदि जीवाएं सर्वांगसम हो तो उनके संगत लघु चाप एवं दीर्घ चाप भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सेम कथन का उल्टा कर दिया है बच्चों। यहां बताया था कि चाप अगर बराबर होंगे तो उनसे संबंधित जीवा भी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। अब इसी कथन को थोड़ा सा घुमा दिया है, उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दिया यानी बच्चों वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई वृत्त है, उसमें मैं अगर बोलूं ये जीवा आपस में सर्वांगसम है, जीवा PQ सर्वांगसम है AB के, तो अगर इन जीवाएं अगर समान है लंबाई में, तो इनके चाप AB और इनके चाप PQ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी जीवाएं सर्वांगसम तो उनके संगत लघु चाप
वो चाहे लघु चाप हो चाहे दीर्घ चाप हो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे अगर जीवाएं क्या है, सर्वांगसम है तो। स्पष्ट है, जीवा बराबर तो उसके चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही 3 पॉइंट का उपयोग करके बच्चों हमें सीखना है अगला एक्सरसाइज। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप भूल गए होंगे बच्चों कि अगर जो कोण केंद्र पे बनता है तो जितना माप केंद्र पे होता है उतना ही उसके लघु चाप का माप होता है, यानी कि इन दोनों का माप बराबर होता है। अगर मैं बोलूं ये 60 अंश है तो ये सामने वाला जो चाप है ए बी सी, ये भी 60 अंश का, यानी कि कोण ए ओ सी 60 ही मैं बार बार लेता हूं, आप लोग कंफ्यूज बोलेंगे 60 के अलावा कोई गिनती नहीं आती है, तो चलिए इसको मैं 70 ले लिया। तो अगर कोण ए ओ सी कितने अंश का है, 70 अंश का, तो बच्चों चाप ए बी सी भी कितने होगा, 70 अंश का। सिंपल सा, केंद्र पे बनने वाले कोण का माप और उसके संगत लघु चाप का माप क्या होता है, बराबर होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लीजिए बच्चों। ओके, अब इसी गुणधर्मों के आधार पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 17.2 को कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्लास 8वीं का मैथ्स यहां कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल पे गौर करते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखना और मैथ्स सीखते जाना। शुरू शुरू में हर बच्चों को तकलीफ होती है बच्चों मैथ्स पढ़ने में, एक बार लेकिन जब उसका दिल लग गया तो कोई हटा नहीं सकता है और उसे कोई टॉप बनाने से रोक नहीं सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, बस आपको मन में ठान लेना है कि मुझे मैथ्स सीखना है। मैथ्स क्या, कोई भी चीज सीखना है, मन में ठान लो, देखो सीख लोगे। चलिए पहला सवाल, इस तरह से हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये वृत्त है, इसमें बोल रहा है कि ये पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है, और एक और आर सी ये भी क्या है, वृत्त का व्यास है। और यहां पे बता रहा है कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो पूछ रहा है क्या चाप पी एस ये वाला चाप और क्यू एस ये दोनों चाप बराबर होंगे कि नहीं, कारण बताइए। तो एकदम सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे आपको बोला है आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त में कोण पीसीएस का माप दिया है 90 अंश का। तो आप बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक काटती हैं और कट प्रतिच्छेदन बिंदु पे अगर 90 अंश का कोण बनता है तो चारों कोण 90 अंश के ही होते हैं, क्योंकि पूरा मिल करके क्या होता है 360। यहां पर अगर 90 है तो रेखीय वर्ग कोण के गुणधर्म से यहां 90 हो जाएगा, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण यानी 90, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण यानी 90, और पूरा कितना हो जाता है 360। याद रखिए कि अगर एक कोण 90 अंश का है तो आजू बाजू वाले सारे कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। वही चीज को आपको यहां बताना है कि अगर कोण पी एस पी सी एस आपको 90 अंश का है तो यानी कि सारे कोण कौन कौन से, पी सी एस बराबर कोण एस सी क्यू बराबर कोण आर सी क्यू बराबर कोण पी सी आर, सब कितने अंश के होंगे, 90 अंश के। सबके सब कितने अंश के होंगे, 90 अंश के। चलिए कोण अगर सारे 90 अंश हैं तो इनके मैंने आपको बताया था केंद्रीय कोण का माप और लघु चाप का माप क्या होता है, संगत लघु चाप का माप बराबर होता है, इसलिए सारे चाप क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां आप बता सकते हैं कि चाप पी एस बराबर एस क्यू, चाप एस क्यू है ना, बराबर हो जाएगा किसके, क्योंकि ये सारे कोण 90 अंश के हैं तो ये चाप भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पी एस बराबर हो जाएगा चाप एस क्यू के, बराबर हो जाएगा चाप क्यू आर के, और बराबर हो जाएगा चाप पी आर के। क्यों, केंद्रीय कोण, कारण दे दीजिए, क्योंकि केंद्रीय कोण का माप अगर बराबर है तो उसके संगत लघु चाप का माप भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए आप यहाँ फोर्थ पॉइंट बता देंगे, इसलिए चाप पी एस सर्वांग होगा चाप क्यू एस, क्योंकि क्योंकि क्या कारण दोगे, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि चापों के जो संगत कोण हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। यहां आप बता देंगे केंद्रीय कोण का माप बराबर है, चापों के संगत कोण सर्वांग सम है।
ये हो गया हमारा पहला आंसर। ये दोनों चाप आपस में बराबर हुए, चारों चाप बराबर है, लेकिन आपको पूछ रहा था इसके और इसके बारे में। तो यहाँ आपको मैंने बताया सारे चाप बराबर है, क्यों? क्योंकि इसके संगत लघु चाप, संगत कोणों का माप क्या है? बराबर है। अगर संगत कोण बराबर है तो इसके चाप के माप भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए मैं चाप पीएस को सर्वांगसम बोल सकता हूँ चाप क्यूएस के। सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है बच्चों, चाप पीएस के सर्वांगसम अन्य चापों के नाम लिखिए। तो जितने चाप है सारे लिख दीजिए, सारे के माप तो 90 है ना। तो चाप पीएस सर्वांगसम होगा चाप क्यूएस, सर्वांगसम होगा चाप आर क्यू, सर्वांगसम होगा चाप पी आर के। क्यों? क्योंकि सारे चाप क्या है? आपस में बराबर है माप। यही आपको करना था। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कि आपको मैंने देखो स्टेटमेंट बताया था, केंद्रीय कोण का माप और संगत लघु चाप का माप बराबर होता है। इस चीज को याद रखना, केंद्र पे जो कोण कितने अंश का बनेगा उतना ही अंश का संगत लघु चाप का भी माप होता है। इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में बोल रहा है कि एक वृत्त है इस तरह से, और ये एम एन इसका क्या है? व्यास है। और यहां देखिए ये आपको 100 अंश, ये केंद्र है हमारा, केंद्र का नाम यहाँ पे ओ रखा गया है। ये जीवा ए बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे एन लिख ही चुके हैं, यहाँ 35 अंश है। ऐसे एक यहाँ गया है, सी एक यहाँ गया है, डी, और ये भी दिया है 35 अंश, ये दिया है 100 अंश, ये भी दिया है 100 अंश। ओके, इतनी सी जानकारी दिया है और आपको इसके आधार पे कई चीजों के मान पूछा है। तो रेख एम एन क्या है? वृत्त का व्यास है, ऐसा आपको बता दिया है। चलिए बता देंगे, ओ केंद्र वाले वृत्त में देखिए ये व्यास है, व्यास है यानी कि ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। ये इधर का भाग कितना हो गया? अर्धवृत्त। ये भी क्या हो गया? अर्धवृत्त। और बच्चों पूरे वृत्त का माप 360 होता है, तो आधे वृत्त का माप क्या होगा? 360 का आधा, और 360 का आधा होता कितना है? 180 अंश। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप बता देंगे कि रेख एम एन क्या है? वृत्त का व्यास है। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे 3 कोण बन रहे हैं, और आप जानते हैं कि तीनों कोण अगर सीधी रेखा बना रहे हैं यानी वो रेखीय युगल कोण है, और रेखीय युगल कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी कि कोण मैं बोलूं तो एम ओ ए प्लस कोण ए ओ बी, और तीसरा कोण कौन है? बी ओ एन, बराबर कितना होगा? 180 अंश। कैसे पता चला? सर आपने बताया था रेखीय युगल कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अब इसमें जिसका मान दिया उसका मान रखिए, यहाँ 100 रखिए, ये आपको ज्ञात करना है, प्लस बी ओ एन आपको 35 अंश है। तो इन दोनों को जोड़ा हमने, तो जोड़ने पे हो गया 135। तो कोण ए ओ बी का मान निकालना है, तो 180 इन दोनों को जोड़ के यहाँ लेके आया तो क्या हो गया? 135 हो जाएगा माइनस। अब माइनस 135 करोगे तो 45 अंश आ जाएगा। कोण ए ओ बी कितने अंश का? 45 अंश। इसी प्रकार आप बता दोगे, देखो सेम चीज वहां घटना भी घट रही है, इस तरफ भी ये 100 है, ये 35 है, इसका मान निकालना है। तो हम लोग इसको फिर से हल करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार ले देंगे। इसी प्रकार कोण सी ओ डी बराबर भी कितना होगा? 45 अंश। तो आपको दोनों कोणों का मान पूछा था, तो हमने यहाँ ज्ञात करके बता दिया, कोण ए ओ बी 45 अंश है, सी ओ डी भी क्या है? 45 अंश है। इसको ऐसा मिलाया हुआ है, देखिए। अब चलिए सेकेंड पॉइंट क्या पूछ रहा है कि सिद्ध करो चाप ए बी सर्वांगसम है चाप सी डी के।
ए बी सर्वांगसम है चाप सी डी के। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो हम लोग इसको रफ करके फिर से लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब से चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, कोड के माप हमने ज्ञात कर लिया है। कोड का माप ज्ञात किया, क्या क्या आया था, ये 45 अंश आया था और ये भी कितना था, 45 अंश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछ रहा है चाप को दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा पॉइंट था, तीसरा था, चौथा, आगे देखिए पांचवा पॉइंट, शायद चौथा ही था ना। तो देखो ये कोण 45 अंश, ये कोण 45 अंश, हमने क्या पढ़ा, केंद्रीय कोण का माप संगत लघुचाप के माप के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ए ओ बी बराबर होगा चाप ए बी के। कारण क्या लिखोगे, केंद्रीय कोण का माप संगत लघुचाप के बराबर होता है। है ना, यही बताया था ना, जितने अंश का कोण केंद्र पे बनता है उतना ही चाप का मान होता है। इसलिए चाप ए बी का माप कितना हो जाएगा, 45 अंश। इसी प्रकार दूसरे वाले चाप का भी हो जाएगा। इसी प्रकार चाप सी डी का भी मान कितना हो जाएगा, 45 अंश। अब दोनों चापों के माप क्या हो गए, समान, और जिसके माप होते हैं समान उसे क्या कहा जाता है, सर्वांग। इसलिए चाप ए बी सर्वांग होगा चाप सी डी के। चलिए ये भी पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड बोल रहा है कि जीवा ए बी सर्वांगसम होगा जीवा सी डी के। अगर चाप बराबर होते हैं तो जीवाएं भी क्या होती हैं, सर्वांगसम होती है। इसलिए जीवा ए बी सर्वांगसम होगा जीवा सी डी के। कारण क्या दोगे, संगत सर्वांगसम चापों द्वारा निर्मित चाप, सॉरी चाप बोल दिया, सर्वांगसम चापों द्वारा निर्मित जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। ओके, यही पॉइंट तो हमें करना था। तो यहाँ पे देखो चाप बराबर हो गया, अगर चाप बराबर होते हैं तो उसके संगत जीवाएं भी क्या होती हैं, सर्वांगसम होती है। इस पॉइंट को आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसके आधार पे हमारे सारे पॉइंट्स क्या हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यानी कि हमारा एक्सरसाइज 17.2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। तो 17.2 कंप्लीट, यानी ये आखिरी चैप्टर था, यानी कि हमारा पूरा 8वीं का गणित कंप्लीट हो गया है। बच गया है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2, उसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में लाके पेश करूंगा। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक होमवर्क आपको दे देते हैं और उस होमवर्क को आप क्या करिए, घर पर ट्राई करिए और पूरा आंसर जो भी आएगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए या व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो एक होमवर्क आप ले लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं होमवर्क में आपको कौन सा सवाल दिया जाता है। चलिए होमवर्क में मैं आपको एक सवाल दे देता हूं। चलिए ये आपका सवाल है, आकृति है। अब सवाल आपको यहां दे रहा हूं, ओ केंद्र वाले वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर दिया है 80 अंश, कोण बी ओ डी भी दिया है 80 अंश। ओके, ये दोनों माप दिया गया है 180 अंश, सॉरी 80 अंश दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कोण ए ओ डी बराबर कितना। पहला ये कोण का माप पूछ रहा है, फिर सेकेंड पूछ रहा है सर्वांगसम चापों के नाम लिखो। सर्वांगसम
चापों के नाम। तीसरा आपको सर्वांगसम जीवाओं के नाम पूछ रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क में, इसे बच्चे आप जरूर पूरा करें। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 17.2 यानी कि हमारा क्लास 8 का जो मैथ्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रकीर्णन प्रसंग्रह के सवालों को हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। आप सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।